नाम था जेनर डायोड। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जेनर की एक विशेषता क्या होती है कि ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा तो करंट जनरल वे में मिलती है, लेकिन अगर रिवर्स बाइज्ड मोड में रहे तो भी हमको करंट मिलती है, लेकिन शर्त है कि जो सिरों का विभवांतर है वो भंजक वोल्टता से अधिक होना चाहिए, यानी ब्रेक डाउन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। तो पश्च दिशिक होने यानी रिवर्स बाइज्ड होने पर भी करंट मिलेगी, जबकि जनरल डायोड में केवल फॉरवर्ड बाइज्ड होने पर ही करंट मिलती है, रिवर्स बाइज्ड में कोई करंट नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके बाद जेनर का सर्किट सिंबल क्या है। जेनर को सर्किट में दर्शाने के लिए आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे लाइनें खींचते हैं, बट स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी रेखा खींचेंगे। एक तरफ होगा इसके एनोड और एक तरफ होगा कैथोड। ये पी क्षेत्र होता है और ये एन क्षेत्र होता है। डायोड एक और तरीके से इसका सिंबल लिखते हैं, ऐसे। ये भी जेनर का ही सिंबल है, ध्यान में रखिएगा। तो ये एक सर्किट सिंबल है। कहीं भी सर्किट पर अगर ऐसा बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ क्या लगाना है, जेनर लगाना है। दूसरा, इस जेनर के लिए इम्प्योरिटी का रेशियो क्या होता है। इम्प्योरिटी रेशियो, अशुद्धि का मिश्रण कितना होता है, 1 × 10 की घात। और इसमें कौन कौन से अर्धचालक यूज किए जा सकते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों का उपयोग करके जेनर का निर्माण कर सकते हैं। इसे किसने बनाया था, क्लैरेंस जेनर ने, इसीलिए इनके नाम से इसका नाम पड़ गया है जेनर डायोड। और ये सर्किट में जब भी जोड़ेंगे ऑलवेज बाइज्ड इन रिवर्स मोड, ऑलवेज बाइज्ड इन रिवर्स मोड, अर्थात सदैव पश्च दिशिक वायसन ही होगा। यानी जब भी इसे सर्किट में जोड़ा जाएगा तो हमेशा किस मोड में जोड़ेंगे, रिवर्स बाइज्ड मोड में, अर्थात पश्च दिशिक में जोड़ेंगे। अगर दिशिक फॉरवर्ड बाइज्ड नहीं करेंगे, इसको हमेशा रिवर्स मोड में जोड़ते हैं। चौथा पॉइंट अभी जो आपने लिखा है, इसका आईवी कैरेक्टर कर्व क्या होता है। आईवी कर्व वोल्टेज और धारा के बीच में संबंधों पर आधारित एक वक्र है। कैसे बनता है इसे याद रखिएगा। जानू सुने हो, जानू, जानू किसे कहते हैं, बाबू सोना, बाबू सोना नहीं, जानू किसे कहते हैं, जानू। जानू कौन, वही जो धोखा देके चली सांत्वना दीजिए इस बच्चे को भाई। नी माने जानू, ठीक है, नी माने जानू, नी। हाँ, अभी बताता हूँ, इसमें है ये करेक्टर कर्व। इसका ऐसे बनता है कि एक 0 वोल्टेज पे तो कोई करंट होती नहीं है। धीरे धीरे वोल्टेज का मान जब बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट के बाद जो एनर्जी गैप होता है, वो एनर्जी गैप कंप्लीट होने के बाद इसमें से का एक करंट मिलेगी और बहुत तेज़ी से धारा का मान बढ़ता है। तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, फॉरवर्ड बाइज्ड। और रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट मिलती है, लेकिन पहले कोई करंट नहीं मिलती, फिर अचानक से जब बांध टूटने शुरू हो जाते हैं तब आपको करंट यहाँ से प्राप्त होती है, ऐसे। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। यानी रिवर्स बाइज्ड मोड में भी हमको करंट यहाँ मिल रही है, तो एक डेफिनेट वोल्टेज लेवल पर, इस वोल्टेज पर हमको रिवर्स करंट भी मिलेगी। इस वोल्टेज को बोलते हैं, या इस पॉइंट को नी माने जानू, जानू वोल्टता, ठीक है। सो ये है इसका आईवी कैरेक्टर कर्व। इसे ऐसे ही बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद इसका वाइसन कैसे करना है, रिवर्स मोड में करना है। तो पहले इतना आप बना लो, फिर मैं बताता हूँ इसके आगे आपको। देखो ये तो हो गई बातें जेनर के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। वाइसन कैसे करते हैं इसका आपको बता चुके हैं हम। जेनर वाइसन कैसे किया जाता है जी? जेनर वाइसन में कंडीशन क्या है? पहली शर्त ये है कि हमेशा किस मोड में होना चाहिए? रिवर्स मोड में हो। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो इसके सिरों का विभवांतर है, जो सिरों का विभवांतर है जेनर के बी जेड, वो कम होना चाहिए किससे? ब्रेक डाउन वोल्टेज से, यानी भंजक वोल्टता से कम होनी चाहिए। और तीसरा, ये ऐसे सर्किट में हो जिसमें जेनर के लिए धारा का मान धारा के अधिकतम मान से कम हो, यानी जेनर में जो धारा बह रही है वह धारा परिपथ में प्रवाहित धारा से क्या हो? अधिक हो, लेकिन जेनर की धारा कम हो। अब इसके बाद आप जो पढ़ने जा रहे हो वो उसमें एक पॉइंट है कि ऑन और ऑफ कंडीशन क्या होता है जेनर में। जेनर को ऑन कब कहा जाएगा और जेनर को ऑफ कब कहा जाएगा, ठीक है। जेनर ऑन तब कहा जाएगा जब इसके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज का मान भंजक वोल्टता के या तो बराबर हो या उससे अधिक हो। यानी जेनर के सिरों का वोल्टेज अगर भंजक वोल्टता के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ये है जेनर का ऑन कंडीशन, यानी ऑन स्थिति। और ऑफ कंडीशन में क्या होगा कि सिरों का विभवांतर 0 से तो अधिक हो परंतु भंजक वोल्टता से कम हो, तो इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन, ठीक है। भंजक वोल्टता से कम हो और 0 से अधिक, यानी पॉजिटिव वोल्टेज ही रहे बट इतना ना रहे जितना पहले केस में है, तो इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन। तो एक जेनर की ऑन कंडीशन हो गई और एक जेनर की ऑफ, दोनों क्लियर हैं। इसके बाद में हमें क्या कर सीखना है कि जेनर को एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, यानी वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग। यही तो हेडिंग लगा रखा आपने, वोल्टता नियंत्रक की तरह। ये वोल्टता नियंत्रक होता क्या है? वोल्टता नियंत्रक का मतलब है अंग्रेजी में वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं, अर्थात वह युक्ति जो आउटपुट वोल्टेज को क्या कर रखे, स्थिर करके रखते हो, उसे बोलते हैं हम वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टता नियंत्रक। और ये काम कौन करता है? जेनर। इसीलिए जेनर का उपयोग ऐसे किया जाता है। सबसे पहले इसका सर्किट बनाएंगे कि किस तरीके से इसको सर्किट में जोड़ते हैं। पहले इनपुट सिग्नल होगा, अर्थात इनपुट वोल्टेज होगा, और जो इनपुट वोल्टेज है वो एसी ही होगा, अल्टरनेटिंग। इसके ठीक सामने हमने जोड़ना है क्या? जेनर। पर जेनर हमेशा कैसे जोड़ा जाएगा जी? रिवर्स मोड में होना चाहिए। जेनर हमेशा रिवर्स मोड में जोड़ा जाएगा। ये एक जेनर डायोड है, इसको यहाँ से ऐड कर दिया गया सर्किट कंप्लीट करने के लिए। जेनर से ठीक पहले एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, यानी रजिस्टार, एक्सटर्नल रजिस्टार, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है? कैपिटल R। वो किस में जोड़ा गया? सीरीज में जोड़ा गया। ये टर्मिनल पॉजिटिव मानेंगे और दूसरा जस्ट अपोजिट टर्मिनल क्या मानेंगे? निगेटिव। तब ये जो रेखाएं हैं वो एन क्षेत्र को व्यक्त करती है और त्रिभुज पी क्षेत्र को, यानी ये पॉजिटिव को और ये, तो इस तरीके से निगेटिव किससे जुड़ा? पॉजिटिव से। और पॉजिटिव किससे जुड़ा? तो ये कौन सा मोड हो गया? रिवर्स मोड हो गया। आउटपुट के लिए हमें एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, तो यहाँ पर इसके पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये है RL, लोड रेजिस्टेंस, यानी लोड प्रतिरोध है।
और इस लोड प्रतिरोध पर ही हमें क्या मिलेगा जी, आउटपुट। और जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, डीसी। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को क्या मान लेते हैं हम, VZ, जेनर का वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को ही क्या बोलेंगे, जेनर का वोल्टेज, और इसको हमने कंसीडर कर लिया है क्या, VZ। इतने में कोई किसी को डाउट तो नहीं रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है ध्यान से समझिएगा। मान लो ये इनपुट सिग्नल AC वोल्टेज या करंट है, जैसे वोल्टेज लेते हैं, मान लो ये जो इनपुट वोल्टेज है ये इंक्रीज हो गया, इनपुट वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज, अर्थात बढ़ गया। तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, इस रेजिस्टेंस में R में धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी, R में I इंक्रीज। तो इस रेजिस्टेंस के लिए धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अर्थात विभव पतन का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। विभव पतन इस रेजिस्टेंस R के सिरों पर होगा I इंटू R। यानी जैसे ही इनपुट वोल्टेज का मान बढ़ेगा, जो यहाँ रजिस्टार लगा हुआ है, इस रजिस्टार के लिए धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान जैसे ही बढ़ेगा, इस रजिस्टार के सिरों के बीच विभव पतन का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बट जो ये जेनर है, इस जेनर के सिरों का वोल्टेज VZ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। फिलहाल जेनर के लिए करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जो वोल्टेज इस जेनर के सिरों का रहेगा, ठीक वही वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस पर रहेगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक केस ये होता है। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए इनपुट वोल्टेज घट गया, इनपुट वोल्टेज क्या हुआ, घट गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर इनपुट वोल्टेज कम हुआ तो रजिस्टार R में धारा भी क्या होगी, कम हो जाएगी, R में I डिक्रीज हो जाएगी। और जब धारा का मान घट जाएगा तो नेचुरली विभव पतन भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि धारा ही कम हो गई। विभव पतन VR बराबर I इंटू R क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से जैसे ही VR का मान घटेगा, नहीं विभव पतन का मान घटेगा, तो इस जेनर डायोड का वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और बढ़ के उतना हो जाएगा जितना पहले विभवांतर था। यानी यहाँ पर फिर लिखेंगे, बट इन दिस कंडीशन VZ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, बट जो जेनर के अंदर धारा बह रही है वो थोड़ी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दो केस है, दोनों में देखो, जब एक बार इनपुट वोल्टेज बढ़ा तब भी जेनर का वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और जब इनपुट वोल्टेज का मान घटा है तब भी जेनर का वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात इस जेनर को लगाने से हम इस लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर एक स्थिर विभव को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है किस रूप में, वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। देखिए एक फॉर्मूला है इसमें जिसका हम लोग उपयोग करेंगे। जो ये वोल्टेज इन हुआ था वही वोल्टेज तो इस रजिस्टर R के सिरों पर है, और वही वोल्टेज कहाँ है, लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर है। यानी इनपुट वोल्टेज ही दो अलग अलग टुकड़ों में क्या हुआ है, बट गया है। एक रेजिस्टेंस R के सिरों पर है और एक लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों पर है। सो जो इनपुट वोल्टेज है, इस वोल्टेज VR को रेजिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, नो प्रॉब्लम। बट जो लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वही तो जेनर वोल्टेज है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, VZ। एक रिलेशन ये है। बट एक बात और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ से धारा चली है I, ये टोटल धारा है। ये धारा जो यहाँ चली है, इस धारा का एक हिस्सा लोड रेजिस्टेंस में होगा और एक हिस्सा जेनर में होगा ना।
एक हिस्सा जेनर में होगा और एक हिस्सा कहाँ होगा, लोड रेजिस्टेंस में होगा। जो धारा आई है किरचॉफ के अनुसार यहाँ दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी ना, एक लोड रेजिस्टेंस के लिए और एक जेनर के लिए। सो यहाँ पर जो धारा आई है वो लोड रेजिस्टेंस की धारा और जेनर की धारा के क्या है, योग के बराबर है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करते हो तो इनपुट वोल्टेज का मान क्या लिख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज देखिए ज़रा इक्वेशन फर्स्ट से देखो, बीजेड को पक्षांतर कर सकते हैं ना, तो आई आर बराबर हमको मिल सकता है वी इनपुट माइनस बी जेड। सो आर की वैल्यू आप लिख सकते हो बी इनपुट माइनस बी जेड बटे आई। आवश्यकता पड़ने पर आई को बदलकर उसकी जगह आई जेड प्लस आई एल लिखा जा सकता है। ये वो सूत्र है जिसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो कि जेनर के श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना चाहिए और जेनर के इनपुट का वोल्टेज या आउटपुट का वोल्टेज या लोड रेजिस्टेंस के सिरों का वोल्टेज का मान क्या है, वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये आंकिक प्रश्न के लिए होता है। जी बीजेड तो कांस्टेंट रहेगा हर केस में, चाहे इनपुट वोल्टेज बढ़ता हो चाहे इनपुट वोल्टेज घटता हो। वैल्यू जरूर मिलेगी, 4 वोल्ट का लगाओगे तो 4 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट का लगाओगे 5 वोल्ट मिलेगा। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है, सर्किट में जहाँ भी लगा देंगे उससे आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे इनपुट कितना भी क्यों ना हो। इसे आप नोट कर लीजिए।